वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको पता है कि आज हम अध्याय 3 करने वाले हैं। इस अध्याय में हम डिस्कस करेंगे स्थल रूप एवं जीवन। यह अध्याय 3 आपकी कक्षा 6 जो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी है जो उसका तीसरा अध्याय है। साथ में बता दें इसके जो शुरू के 2 अध्याय हैं वो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया है कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब में अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, कौन सा देशांतर कहाँ स्थित होता है, देशांतरों की संख्या कितनी होती है, अक्षांश की संख्या कितनी होती है, देशांतर किस लिए उपयोग में आते हैं, अक्षांश किस लिए उपयोग में आते हैं, ग्रिड किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने, ग्रिड का जाल हमने सारी चीज़ें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने कवर कर ली थी। आज हम बात करेंगे स्थल रूप एवं जीवन। पहले चैप्टर में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि 6th क्लास की एनसीईआरटी में क्या क्या टॉपिक हैं और क्या कौन कौन से टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। आपको बता दें जो ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं, ये हैंड रिटन नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स, और ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज करना पड़ेगा 7597535674। इन नंबर्स पर आपको मैसेज करना होगा। उसके बाद में आप हमारे ग्रुप से कनेक्टेड हो जाएंगे, देन आपको मिल जाएगी। अगर आप मैसेज नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं ग्रुप से, तो इसके कमेंट बॉक्स में तथा डिस्क्रिप्शन में दोनों में टेलीग्राम और व्हाट्सएप इन दोनों की लिंक अवेलेबल है। आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो जिन भी लोगों का सीटेट में लेवल 2 L2 एक तरीके से मान लेते हैं पेपर 2, ठीक है, उसमें अगर एसएसटी सब्जेक्ट है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको पूरी तरीके से जितना भी आपका कोर्स है एसएसटी का वो पूरा यहाँ पे करवाया जाएगा और विदाउट कॉस्ट करवाया जाएगा पूरा कोर्स यूट्यूब चैनल पर ही, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आगे इस चैप्टर में जिसका नाम है स्थल रूप एवं जीवन, ठीक है। स्थल रूप और एवं जीवन में हम बात करेंगे स्थल रूप की, और वहाँ पे जो जीवन चल रहा है उसके बारे में। स्थल रूप में शुरू करने से पहले जो एनसीईआरटी, एक बात और बता दूं मैं आपको, एनसीईआरटी का ही सारा मटेरियल इसमें अपलोड किया जाता है। सेम टू सेम डिट्टो लाइन जो है, जो उनकी लाइन्स है एनसीईआरटी की, वही आपको यहाँ पे दिखाई जाती है, क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं हम इसमें जो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी काम आई है उनके बारे में। ये 4 टर्मिनोलॉजी आप पढ़ लें एक बार। एक तो भूमि सूक्त है, वो किस में है? अर्थवेद में पूछा जाएगा। अर्थवेद में कौन सा सूक्त है? तो भूमि सूक्त है, ठीक है। स्थल रूप के लिए क्या क्या यूज़ किया है? लैंड फार्म्स। छोटे नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र एक छोटा नागपुर पठार है ना, पठार के लिए उपयोग में आता है ये। तो वो कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। और दृश्य भूमि को हम क्या बोलते हैं? लैंडस्केप, ठीक है। ये सारे चारों टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। अब हमारे पाठ का नाम स्थल रूप है, तो स्थल रूप के बारे में जान लेते हैं। स्थल रूप क्या होता है? पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप, ठीक है। तो भौतिक स्वरूप आपको याद रखना है। पृथ्वी की सतह का भौतिक स्वरूप व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। तीनों श्रेणी हमारा इस चैप्टर में हम सिर्फ 3 ही श्रेणी पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर 3 श्रेणी में ही आपका खत्म हो जाएगा। आपको ध्यान देना है क्या क्या पढ़ना है इस 3 श्रेणियों में। एक तो हम पढ़ेंगे पर्वत, एक पढ़ेंगे हम पठार, और एक पढ़ेंगे हम मैदान। तीनों टॉपिक पढ़ेंगे। इन टॉपिकों में पहला टॉपिक आएगा हमारे पास में पर्वत। अगर पर्वत की बात करें तो वे स्थल जो आसपास की भूमि से अधिक ऊंचे होते हैं। आप सीधी सी बातें देखते हो पर्वत कैसे होते हैं? ऊंचे होते हैं। तो आसपास की भूमि से अधिक ऊंचे क्या कहलाएंगे? पर्वत कहलाएंगे। अब पर्वत जो है किस किस के इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है? इनके आधार चौड़े होते हैं, और ढलान कैसी होती है? खड़ी ढलान होती है। और आधार अगर चौड़े हैं तो शिखर कैसे रहते हैं? इसके सकड़े शिखर रहते हैं। ऊंचे अगर जो पहाड़ है वो ऊंचाई की वजह से वो कैसे होते हैं? बर्फीले होते हैं। और गर्मियों में क्या होते हैं? वो पिघल जाते हैं। उनके पिघलने से ही किसका निर्माण होता है? नदियों का निर्माण होता है। नदी कैसे बनती है? कि पहाड़ों के पिघलने से नदियाँ बनती हैं। और कम ऊंचाई वाले जो पहाड़ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पहाड़ी या हिल स्टेशन, ठीक है, हिल जिसको हम बोलते हैं। वर्षा की बात करें, वर्षा क्या होती है? ये एक नदी का निर्माण हमने पढ़ लिया किससे होता है कि हिमालय अगर जैसे जो बर्फ़ वाले पहाड़ है और गर्मी में पिघलते हैं तो नदियाँ बनती है। उस तरीके से वर्षा की बात करें तो वायुमंडल से
भूमि पर किसी भी रूप में जल गिरना क्या कहलाता है? वर्षा कहलाती है। कहीं से भी किसी भी रूप में अगर जल गिर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? वर्षा बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम पर्वत की बात कर रहे हैं, पहाड़ों की बात कर रहे हैं, तो कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, इन टर्मिनोलॉजीज को आपको आंसर देना है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? और माउंट अकोंकागुआ कहाँ स्थित है? किलिमंजारो कहाँ स्थित है? माउंट ब्लॉक कहाँ स्थित है? माउंट कंचनजंगा कहाँ स्थित है? और माउंट अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? यदि आप जानते हो इनके बारे में, किसी के भी बारे में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इनके बारे में, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएँ। अगर हम बात करें एशिया में प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? हिमालय। यूरोप में जो फेमस है वो है आल्प्स पर्वत। उसके अलावा हम बात करें दक्षिण अमेरिका में, वो क्या है? एंडीज़ है। ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के पार्ट हैं, ना कि मेरी तरफ से लगाए गए हैं। एनसीईआरटी में जो भी मटेरियल दिया हुआ है उससे एक भी ज़्यादा नहीं लिया जाता है और एक भी कम नहीं लिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे आपके एनसीईआरटी से ही उठते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पर्वतीय वन। पर्वतीय वन क्या होते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वनों को क्या कहते हैं? पर्वतीय वन कहते हैं। अब बात करेंगे मॉस। मॉस क्या होता है? एक वनस्पति होती है फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित छोटा हरा पौधा। ना तो इसमें फूल होते हैं, ना ही वास्तविक जड़ें होती है, इसलिए ही इसको इम्पोर्टेंट बनाया गया है। मॉस क्या है? ना तो फूल है, ना वास्तविक जड़ है। आगे आगे लाइकेन। लाइकेन क्या होते हैं? पौधों के समान जीव जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों पर या पेड़ों से चिपके हुए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं, ठीक है। एक क्या है कि पौधे के समान ही चीज़ें हैं। अब बात करेंगे, थोड़ा सा एक हिस्ट्री का पार्ट आ गया है ज्योग्राफी के चैप्टर में, तो हम बात करेंगे कुमार संभव, ठीक है। कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। और हिमालय की स्तुति, इससे जो कुमार संभव जो ग्रंथ है वो हिमालय की स्तुति से ही क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है, ठीक है। अब पर्वतीय प्राणी के बारे में हम बात कर लेते हैं। पर्वतीय प्राणी कौन कौन से हैं, इनका नाम याद होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे पर्वतीय प्राणी जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने इसमें कवर कर लिया है। गोल्डन ईगल जिसे हम बात करते हैं, सुनहरा गरुड़। एक पेरेग्रिन फाल्कन जिसको हम बोलते हैं घुमंतुबाज। एक कैनेडियन लिंक्स है जिसको हम बोलते हैं हिमतेंदुआ। एक आइबेक्स है जिसे हम बोलते हैं जंगली भेड़। ये सारे आपको याद करने हैं कि पर्वतीय प्राणी। क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा पर्वतीय प्राणी नहीं है, और एक कोई सा दूसरा इनमें शामिल कर देगा, 3 इसमें से ले लेगा, तो उस तरीके से अपने सीटेट में क्वेश्चंस बनते हैं। आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे गंगा नदी। हमने देखा जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, हिम वहाँ से पिघलती है और पिघलने के बाद नदी बनती है। उसी प्रकार से जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हिमालय है, हिमालय पर्वत से जो है, हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में, आपने ये पढ़ा था। तो उसी से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? गंगा नदी। विशालतम नदी है और लगभग कितने किलोमीटर? 2500 किलोमीटर। सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, सोन। अगर यमुना घाघरा की हम बात करें तो दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती है। और सोन की बात करें तो विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। दोनों निकल के और किस में मिल जाती है? ये मिल जाती है हमारे पास में गंगा नदी में। और गंगा नदी में जब मिल जाएंगी तो ये मिलने की वजह से इन्हें क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम सहायक नदियाँ। और ये कहाँ पे मिलती है? साउथ से मिलती है, ठीक है ना। गंगा नदी के साउथ वाले एरिया से जाके मिलती है, ठीक है। अब हम बात करें पर्वतीय जीवन। पर्वतों में जीवन किस प्रकार का होता है, ठीक है। पर्वतीय जीवन में हम बात करेंगे सबसे पहले कृषि की, जिसका नाम होता है वेदिका कृषि। इसमें क्या होता है? जैसे कि पर्वतों में ढलान होती है, तो ढलानों को हम किस रूप में बना देते हैं? उनको सीढ़ीनुमा रूप में, और उसमें क्या की जाती है? कृषि। इसी प्रकार की कृषि को हम बोलते हैं वेदिका कृषि। दूसरा, अगर हम बात करें खेल की, तो खेल कौन कौन से खेले जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में? स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। ये सारे के सारे क्या हैं? खेल हैं जो पर्वतीय एरिया में खेले जाते हैं। अब पर्वतारोहण से 2 क्वेश्चन उठते हैं यहाँ पे। एक तो उठता है हमारे पास में अरुणिमा सिंघा, दूसरा उठता है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल सबने पढ़ रखा है। बछेंद्री पाल पहली महिला थी, ठीक है ना, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और 1984 में ही इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। पद्म भूषण बछेंद्री पाल को कब मिला? 2019 में। अगर हम बात करें अरुणिमा सिंह की, तो अरुणिमा सिंह ने जो ट्रेनिंग ली है वो बछेंद्री पाल से ही ली है, ठीक है ना।
तो इनका जो टूर था वहाँ का माउंट एवरेस्ट का कब फतेह किए इन्होंने, 2013 में, ठीक है। और 2015 में इनको क्या मिल गया, पद्मश्री मिल गया, ठीक है ना। पद्मश्री इनको मिला था 1984 में और इनको मिल गया 2015 में। और किस लिए फेमस है ये, आर्कटिक में जो माउंट विंसन है वहाँ भी ये जा चुकी हैं, इसलिए वहाँ के लिए भी ये फेमस है। इन दोनों कारनामों की वजह से ही इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है 2015 में। आगे हम बात करेंगे भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन का मतलब है भूमि का खिसकना, ठीक है ना। पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग का अकस्मात टूट कर गिरना क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। एक आ गया हिमदाव, इसको याद कर लेना ढंग से। हिमदाव क्या होता है, पर्वतों से अचानक हिम गिरना। वो तो भूस्खलन तो भूमि गिरना है, और अगर हमारे पास में हिम मतलब बर्फ गिर रही है तो हम इसको बोलेंगे हिमदाव। और इसको दूसरा नाम है एवलांश, ठीक है ना। एवलांश भी आपको याद करना है। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, धीरे धीरे एंड तक पहुँचेंगे, वैसे वैसे इनका लेवल बढ़ता जाएगा, इसलिए आप इसमें बने रहिए। अगर आप बार बार अगर फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप जो है कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सीटेट की। सीटेट इतना ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। आपको पता है कि सीटेट सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होता है। आप एनसीईआरटी को खोल के भी जाओ, आपका सीटेट निकल जाएगा, क्योंकि 60 नंबर आपको जो है 60 नंबर एसएसटी लेके बैठा है। 60 में अगर कमज़ोर भी हैं तो अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो 45 प्लस तो इजीली लेके आ जाएंगे। और आप इंटेलिजेंट हैं तो 50 क्रॉस तो आराम से कर लोगे आप, ठीक है। अब आप बात करेंगे हम यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की, ठीक है ना। ये माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। और इसकी जो ये ऊंचाई है आपको याद रखनी, 8,849, ठीक है ना। 8849 ये आपको याद करनी है, ये इसकी ऊंचाई है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं और इसका मतलब होता है जगत जननी। नेपाल में इसे हम सागर माथा के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है आकाश की देवी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पठार के बारे में। ये हमारा पर्वत कंप्लीट हो चुका है, अब हम पठार के बारे में बात कर लेते हैं। 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी, पर्वत, पठार और मैदान, तीनों कवर करेंगे। पर्वत कंप्लीट हो चुका है, अब पठार देखते हैं। पठार का मतलब क्या होता है, आसपास की भूमि से उठी होती है परंतु सतह चपटी होती है। पहाड़ में हमने क्या बोला था, नीचे से चौड़ा रहता है, ऊपर से सकड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे जो उसकी सतह है वो क्या होगा, चपटी होगी। अब इनमें अगर पठार में हम एग्जाम्पल पढ़े, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ी थी माउंट एवरेस्ट वाली, ठीक है। तो पठार में क्या आ जाएगा, तिब्बत का पठार। औसत ऊंचाई कितनी है, 4500 मीटर। और वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, कमेंट करके बताइए। और अगर हम बात करें तिब्बत के पठार की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है, 2500 किलोमीटर। अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो लगा सकते हैं चंडीगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक, लगभग चंडीगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक इस पठार की क्या है, लंबाई है, पूर्व से पश्चिम। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है डाटा, सेम टू सेम आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि पूर्व से पश्चिम तक तिब्बत के पठार की लंबाई कितनी है, तो आप बताओगे 2500 किलोमीटर। दूसरा आता है दक्कन का पठार, जो कि भारत में स्थित है। ये कहाँ पर, मध्य से दक्षिण, मध्य भारत है वहाँ से लेके और दक्षिणी भारत तक क्या है, ये दक्कन का पठार स्थित है। और कैसे बना है, ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण ये हमारा पठार बना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे खनिजों का भंडार घिरे किसे कहा जाता है, पर्वतों को भी कहा जाता है और पठारों को भी कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास में एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो है कि पठारों को खनिजों का भंडार घिरे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पूर्वी अफ्रीका के जो पठार है उसमें सोना व हीरा पाया जाता है। अगर हमारे यहाँ की बात करें, झारखंड में जो छोटा नागपुर पठार है, हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही पढ़ा था, छोटा नागपुर पठार है, उसमें क्या मिलता है, लोहा, कोयला, मैग्नीज और भी बहुत सारे तरीके के खनिज इस छोटा नागपुर पठार में मिलते हैं, जो कि झारखंड में स्थित है। अब हम पठारों से निकलने वाले कुछ जलप्रपातों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला जलप्रपात मतलब ऊपर से एक जल गिरता है, ठीक है ना। तो पहला जलप्रपात कौन सा हो गया, विक्टोरिया जलप्रपात। ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। कौन सी नदी, जम्बोजी नदी पर। अगर हम बात करें हुंडरू जलप्रपात, ये कहाँ पर है, स्वर्णरेखा नदी। कहाँ पे, स्वर्णरेखा नदी, छोटा नागपुर की पठार, ठीक है। अगला है जोग जलप्रपात, कौन सी नदी है, शरावती नदी। कहाँ से, पश्चिमी घाट,
पश्चिमी घाट के बारे में आप मुझे बताइए, पश्चिमी घाट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पश्चिमी घाट कहाँ स्थित है, कौन कौन से राज्य इससे टच हो रहे हैं। आगे हम बात करेंगे नहकाली नहकाली काई जलप्रपात। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, चेरापूंजी। कहाँ स्थित है चेरापूंजी, मेघालय में। और ये जो जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है, 340 मीटर, मीन्स 340 मीटर ऊपर से पानी नीचे गिरता है। ठीक है ना, कौन सा, नहकाली काई जलप्रपात में। कहाँ पर स्थित है, मेघालय में। आगे हम बात करेंगे तीसरा जो हमारा टॉपिक था, मैदान। पहला पहाड़, दूसरा पठार, तीसरा मैदान। ये 3 स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरी स्थलाकृति आ गई, ऐसी स्थलाकृति जिसका विस्तृत सपाट होता है अथवा हल्का तरंगित धरातल होता है। या तो सपाट रहेगा या हल्का तरंगित, उबड़ खाबड़ टाइप का। ठीक है ना, तो हल्का हल्का उबड़ खाबड़ रहता है, ना कि पूरा उबड़ खाबड़, तो उसको हम बोलते हैं मैदान। ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 350 मीटर, समुद्र तल से बता रहे हैं, समुद्र तल से लगभग 350 मीटर ऊंचा रहता है। अब बात करेंगे मैदान की, जब बात करते हैं तो एक वर्ड ही बात करते हैं हम, तलछट। ठीक है ना, तलछट क्या होता है, नदियां जब रेत के कण गाद एकत्रित करती है तो उन्हें क्या कहता है, तलछट कहते हैं। नदियां अपने साथ में मिट्टी बहा के ले आती है और बहा के लाके वो एक मैदान का निर्माण, नदी तो आगे चल जाती है लेकिन मिट्टी और गाद बच जाती है, तो वो जो मैदान का निर्माण करती है उसको, वो जो मैदान का निर्माण होता है वो क्या होता है, उपजाऊ होता है। और जो ये सारी चीज़ें इकट्ठे करके लाई हैं उसको हम क्या बोलेंगे, तलछट बोलेंगे। खादर, बांगर, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे मुख्य आर्थिक व्यवसाय कहाँ का, मुख्य आर्थिक व्यवसाय मैदानों का क्या है हमारे पास में, कृषि। विश्व की अधिकांश जनसंख्या भी यहीं पर निवास करती है क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है। पहाड़ों में जीवन के जीने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, जबकि मैदानों में ऐसी कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं होती क्योंकि यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो जाती है, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है, यहाँ पे रहने के लिए उबड़ खाबड़ जमीन नहीं मिलती, आपको समतल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उपजाऊ भूमि से आप उपज करके खा पी सकते हो, जीवन यापन कर सकते हो। भारत की हम बात करें तो सिर्फ गंगा के मैदान में 1/4 जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। सिर्फ ये गंगा के मैदान की बात है। ठीक है ना, और गंगा के मैदान के जो लोग जीवन यापन किससे करते हैं, कृषि से, जो आपको बता ही दिया। और साथ में क्या करते हैं, मत्स्य पालन, मतलब मछलियों का पालन करते हैं। कृषि कौन कौन सी होती है गंगा के मैदान में, चावल, गेहूँ, मोटा अनाज, कपास, जूट और सन। ये तीनों क्या है, रेशे वाली फसलें हैं। अगर इनको हम व्यावसायिक फसलें कहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। ऊपर वाली क्या है हमारे पास में, खाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे परंपरागत कृषि क्या होती है। परंपरागत कृषि जो पुराने तरीके से चल रही है, पुराने ज़माने में जैसे करते थे वो परंपरागत कृषि कहलाती है। तो परंपरागत कृषि किस पर निर्भर रहती है, सवाल बन सकता है, तो ये किस पर निर्भर रहती है, वर्षा के जल पर। ठीक है, तो संगम स्थल, एक वर्ड आता है कि संगम स्थल क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलकर जिस जगह पर 2 या 2 से अधिक नदियां जिस जगह पर मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, संगम स्थल कहते हैं। 2 नदियों का मिलना क्या कहलाता है, संगम स्थल। आप मुझे कमेंट करके बताइए ऐसे कौन कौन से संगम स्थल हैं जो भारत में पवित्र स्थल माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल अभी जो आपके फेमस था प्रयागराज, एक तो वो हो गया। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से संगम स्थल हैं जो कि फेमस हैं। ठीक है, यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ठीक है, इन नंबरों पर कांटेक्ट करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जो सीटेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी, एसएसटी विषय से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या है तो आपकी समस्या इस नंबर पर कांटेक्ट करके समस्या का सॉल्यूशन ले सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ में।